नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। संबंध बोधक आज का हमारा बिंदु है संबंध बोधक अवयव संबंध बोधक अवयव। आज हम लेने जा रहे हैं टेस्ट 7। जैसा कि अवयव की बात आती है, इससे तात्पर्य है अविकारी शब्द। इससे क्या तात्पर्य है? अविकारी शब्द या अव्यय। और अविकारी शब्द से क्या है? अविकारी शब्द से अर्थात जो काल कारक लिंग व वचन के आधार पर, जो काल कारक लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से उन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, 2 नंबर पर आता है संबंध बोधक, 3 नंबर पर आता है समुच्चय बोधक, 4 नंबर पर विस्मयादि बोधक। ठीक है, और इसके अलावा 4 माने गए, लेकिन अगर निपात के बारे में भी पूछा जाए तो वह भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। इसी श्रेणी में हम लोगों ने जो क्रिया विशेषण है उसको समझ भी चुके हैं हम, और उसका टेस्ट भी ले चुके हैं। आज हम संबंध बोधक का टेस्ट लेने जा रहे हैं। इसको विस्तार से समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव से तात्पर्य है संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव से तात्पर्य है वे शब्द। ठीक है, संबंध बोधक अवयव से तात्पर्य है वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। जो वे अवयव या वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। तो इसमें क्या रहता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्या रहता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो संबंध बोधक अवयव है या क्रिया विशेषण थे, इन दोनों में ही जो बहुत से ऐसे शब्द है या वो शब्द दोनों में ही वही आते हैं जो दोनों में एक जैसे हैं, मतलब ठीक है, उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिनके आगे विभक्ति का प्रयोग होता है वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं, और जिनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे? पहले इसका उदाहरण बताता हूं। वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। अब यहां क्या है? जो बिना है, कौन सा? जो बिना है ये क्या है? संबंध बोधक अवयव है। बिना जो है वो संबंध बोधक अवयव है। लेकिन क्या है? संबंध बोधक अवयव जो होता है उससे पहले किसका आता है? विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसका? के। ये क्या है? विभक्ति। ये किसका प्रयोग हुआ है? विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके बाद? संज्ञा या सर्वनाम के बाद। तो धन क्या है? संज्ञा। तो क्या परिभाषा है? वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। वे अवयव शब्द जो ये है बिना, जो ये किससे जोड़ते हैं संबंध? इसका चलता से। चलता क्या है? क्रिया। कि किसके बिना काम नहीं चलता? किसके बिना? धन के बिना। अर्थात धन का संबंध क्रिया से जोड़ा जा रहा है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, काम नहीं चलता। तो धन के बिना, धन का संबंध जो है वो क्रिया से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह वह दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह अजमेर तक गया। अब यहां क्या है? जो तक है वो क्या है? संबंध बोधक अवयव है। संबंध बोधक अवयव है। तक जो है वो संबंध बोधक अवयव है।
तो ये क्या कर रहा है, ये अजमेर का संबंध गया क्रिया से जोड़ रहा है कि कहां गया, कहां गया, तो अजमेर, अजमेर तक गया। तो अजमेर क्या है, संज्ञा जिसका क्रिया से संबंध जोड़ा जा रहा है। अजमेर क्या है, संज्ञा है जिसका संबंध क्रिया से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि इसमें क्या रहता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में। कैसे, वह जैसे एक उदाहरण है, वह आगे चल रहा है, वह आगे चल रहा है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, आगे, आगे क्या है, आगे अव्यय है, और चलना क्या है, क्रिया। चलना क्या है, क्रिया। कि तो जो ये शब्द आगे शब्द है, ये किसकी, चलना की विशेषता बता रहा है कि चलने का काम कहां हो रहा है, आगे हो रहा है। कहां चल रहा है, कि आगे चल रहा है। तो आगे क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह अव्यय जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। अब इसी तरह से जैसे वह रमेश के आगे चल रहा है, रमेश के आगे चल रहा है। अब देखो वही आगे आया है, यहां भी क्या है, वही आगे आया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, विभक्ति आ गई। वही आगे आया है, वही शब्द यहां आया है, यह भी क्या है, अव्यय है। जो अवयव शब्द है वो तो सारे अवयव ही रहेंगे, लेकिन वो वाक्य में किस स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं और किस प्रकार प्रयोग हो रहे हैं, इसके आधार पर उनका विभाजन हो जाएगा कि या तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, या वो संबंध बोधक कहलाएंगे, या समुच्चय बोधक कहलाएंगे, या विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। तो क्या चल रहा है, रमेश के आगे, तो यहां आगे का संबंध क्रिया से नहीं है, आगे का संबंध क्रिया से नहीं है। ये क्या है, रमेश के आगे, तो रमेश से संबंध बता रहा है। किससे बता रहा है, रमेश से, कि रमेश के आगे चल रहा है, रमेश के आगे, रमेश के आगे चल रहा है। तो ये रमेश, रमेश क्या है, संज्ञा, ठीक है ना, और संज्ञा के साथ लगता है और क्रिया के साथ उसका संबंध बताता है, तो संबंध बोधक कहलाता है। तो ये रमेश के साथ बता रहा है और विभक्ति आ गई, इसलिए यहां क्या रहेगा, संबंध बोधक अवयव, क्योंकि यहां संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, संज्ञा के साथ बताया जा रहा है, न कि क्रिया के साथ। जहां क्रिया के साथ बताया जाएगा वहां क्रिया विशेषण कहलाएगा, और जहां संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाएगा वहां संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। चलो देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, पहले पीछे उपरांत, पहले पीछे उपरांत, पहले पीछे उपरांत इत्यादि उदाहरण किस संबंध बोधक अवयव से संबंधित है, बताइए। पहले पीछे उपरांत इत्यादि उदाहरण किस संबंध बोधक अवयव से संबंधित है। संबंध बोधक अवयव के बहुत सारे भेद माने गए हैं। संबंध बोधक अवयव है, वैसे तो संबंध बोधक अवयव की कोई सीमा नहीं मानी गई है, उनकी कोई संख्या नहीं मानी गई है, वो असंख्या माने गए हैं, क्योंकि संबंध बोधक अवयव जो है वो अन्य शब्दों से भी बन जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या असंख्या मानी गई है। लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से उनके काफी भेद माने गए, जिनके अंदर जैसे कालवाचक है, स्थानवाचक है, समतावाचक है, तुलनावाचक है, करणवाचक है, संग्रहवाचक है, विरोधवाचक है, और विकल्पवाचक है, और व्यतिरेकवाचक है। ऐसे बहुत सारे भेद उसके माने गए हैं। तो उन्हीं भेदों में से एक है पहले पीछे उपरांत। बताइए। पहले पीछे और उपरांत, थैंक यू। पहले पीछे उपरांत इत्यादि उदाहरण किस संबंध बोधक अवयव से है, तो किस संबंध बोधक अवयव से है, यह है कालवाचक संबंध बोधक अवयव से, कालवाचक संबंध बोधक अवयव से। अब कालवाचक कैसे है, काल का अर्थ होता है समय,
ठीक है। अब कालवाचक आपने अगर क्रिया विशेषण पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि कालवाचक तो क्रिया विशेषण में भी था, कालवाचक जो है वो क्रिया विशेषण का भी एक भेद था और संबंध बोधक का भी एक भेद है। फिर दोनों में कैसे आएंगे, और इनमें से कुछ शब्द है जो उसके अंतर्गत भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो जब समय की बात होगी या विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे रमेश आगे चल रहा है। रमेश आगे चल रहा है, तो रमेश आगे चल रहा है तो आगे यहां क्या रहेगा, आगे चल रहा है तो आगे क्या रहेगा, यहां तो क्या रहेगा, क्रिया विशेषण। उसी तरह कहें कि रमेश संजय से आगे चल रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा संबंध बोधक अवयव। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें क्या नाम है, संबंध बोधक अवयव में भी आते हैं और क्रिया विशेषण में भी आते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक व संग्रहवाचक आदि किस अवयव के भेद हैं। कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक व संग्रहवाचक आदि किस अवयव के भेद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो किसके भेद हैं ये सभी भेद हैं संबंध बोधक अवयव के। किसके भेद हैं, संबंध बोधक अवयव के। क्रिया विशेषण के नहीं है। क्रिया विशेषण के क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिया विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद माने गए हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। कौन कौन से 4 भेद माने गए हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। अब उनमें से काल बोधक जरूर आता है लेकिन बाकी नहीं है। ये बाकी सभी के भेद किसके हैं, संबंध बोधक के। समुच्चय बोधक की बात आती है, समुच्चय बोधक के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं। समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, इस तरह से 2 भेद माने गए हैं समुच्चय बोधक अवयव के, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में असंगत संबंध बोधक अवयव का क्रम है। स्थानवाचक के अंतर्गत कौन सा आता है, पास, भीतर, निकट। पास, भीतर और निकट। अब देखो पास, भीतर, निकट, ये जो शब्द है पास, भीतर और निकट, पास, भीतर और निकट, दिशावाचक और तरफ, तुलनावाचक, ये भी देख लेना, दिशावाचक और तरफ, तुलनावाचक, सिवा, लिए, सहचर, सिवा, लिए, सहचर, हेतुवाचक, वास्ते, कारण, लिए। तो कौन सा रहेगा इसमें से, कौन सा है जो असंगत है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि असंगत कौन सा है। असंगत कौन सा है, ए है, ब है, स है, कौन सा है, तो असंगत स है। क्यों है, क्योंकि तुलनावाचक के अंतर्गत, तुलनावाचक में कौन से शब्द आते हैं, तुलनावाचक में आते हैं अपेक्षा या बल्कि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तुलनावाचक में अपेक्षा और बल्कि शब्दों का प्रयोग होता है, सिवा, लिए, सहचर का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो ये स्थानवाचक और दिशावाचक, स्थानवाचक और दिशावाचक, ये किसके भेद है, ये क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। अभी बताते हैं थोड़ा सा इनके अंदर अंतर। कौन से बताए मैंने, अभी बताया था मैंने स्थानवाचक। तो जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थानवाचक संबंध बोधक भी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। इसी तरह दिशावाचक जो है ये भी क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी है। अब अंतर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अंतर रहेगा, इसमें किस शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब देखिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्थानवाचक में पास, भीतर, निकट, पास, भीतर और निकट। अब पास का, स्थानवाचक में
स्थानवाचक में। अब हम कहें कि रमेश पास बैठा है, रमेश पास बैठा है, रमेश पास बैठा है। तो ये क्या है? स्थानवाचक है। ये क्या है? स्थानवाचक। पास जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। पास जो क्या है? ये क्रिया विशेषण है। लेकिन कैसे क्रिया विशेषण है? क्योंकि बैठने की, बैठना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे बैठा है? पास बैठा है। तो कौन सा हो गया? क्या है ये? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा है? स्थान बता रहा है, किस स्थान पर बैठा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक बार फिर बता देता हूं कि रमेश पास बैठा है, रमेश पास बैठा है। तो पास जो है वो क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। बैठना जो है क्रिया, उसकी विशेषता बतला रहा है। अर्थात वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो एक बात होगी कि पास जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण कौन सा है? क्योंकि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या इसमें काल बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा। क्या इसमें परिणाम बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा। क्या इसमें रीति बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही। तो क्या बताया जा रहा है? स्थान बताया जा रहा है। तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसी को देखो, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यही संबंधबोधक कैसे बन जाता है? विभक्ति लगाने मात्र से कि रमेश सुरेश के पास बैठा है, सुरेश के पास बैठा है। अब जो ये पास है ये क्या है? अवयव है, अविकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द है लेकिन ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है? बैठने की बता रहा है? नहीं बता रहा। पास, सुरेश के पास बैठा है। एक बात और कि उससे पहले अगर विभक्ति लग जाती है, कुछ में नहीं लगती है लेकिन उससे पहले विभक्ति लग जाती है तो क्या रहता है? ये संबंधबोधक अवयव आता है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस प्रकार इन विभक्तियों का प्रयोग अधिकतर इस संबंधबोधक अवयव में होता है। तो सुरेश के पास बैठा, किसके पास बता रहा है? सुरेश के पास। के विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। अब संबंधबोधक अवयव में क्या बताते हैं? संबंधबोधक अवयव में ये बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध क्रिया के साथ बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संबंधबोधक अवयव। क्रिया के साथ नहीं, हाँ, क्रिया के साथ बताते हैं तो वो संबंधबोधक अवयव कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है? विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले सुरेश के पास बैठा है तो के का प्रयोग हुआ तो यहां क्या हो गया? स्थान बोधक संबंधबोधक अवयव, स्थान बोधक संबंधबोधक के पास। सिर्फ इतना ही अंतर इनमें रहता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे आदि शब्द किस संबंधबोधक अवयव के लिए उपयुक्त है? विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे आदि शब्द किस संबंधबोधक अवयव के लिए उपयुक्त है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। जैसा कि दिख ही रहा है, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। तो किस में रहेगा? विरोधवाचक। किस में रहेगा? विरोधवाचक। क्या रहेगा इसका उत्तर? विरोधवाचक। कैसे कि राम रावण के विरुद्ध था। तो देखिए ये के विभक्ति का प्रयोग हो गया और विरुद्ध जो है वो संबंधबोधक अवयव है और संबंधबोधक अवयव से पहले के विभक्ति का प्रयोग होता है और किसके बीच में? संज्ञा और इनके बीच में। ठीक है ना? और संबंध बता रहा है राम रावण के विरुद्ध है। ठीक है ना? राम रावण के विरुद्ध था। तो राम का जो संबंध है, राम का जो संबंध है वो रावण के साथ बताया जा रहा है। किसके माध्यम से? के विभक्ति के माध्यम से कि राम रावण के विरुद्ध था। संबंधबोधक अवयव का भेद है। संबंधबोधक अवयव का भेद है। इनमें से कौन सा संबंधबोधक अवयव का भेद है? ए, बै, से या फिर द।
ए, बै, से या फिर दे, तो सभी जो है वो संबंधबोधक अवयव के भेद है उपयुक्त सभी। विनिमयवाचक भी होता है, दिशावाचक भी होता है, विरोधवाचक भी होता है। विनिमयवाचक भी, दिशावाचक भी और विरोधवाचक भी, ये सभी संबंधबोधक अवयव के भेद रहते हैं। संग्रहवाचक संबंधबोधक अवयव का उदाहरण है, संग्रहवाचक संबंधबोधक अवयव का उदाहरण है संग्रहवाचक संबंधबोधक का ए, बै, से या फिर दे, ए, बै, से या फिर दे, तो कौन सा है? बै। मात्र, पर्यंत, तक, भर, ये किसके हैं? संग्रहवाचक के। मात्र, पर्यंत, तक, भर, मात्र, पर्यंत, तक, भर, मात्र, पर्यंत, तक, भर, ये किसके हैं? संग्रहवाचक के भेद हैं। प्रश्न 7 है, व्युत्पत्ति के अनुसार संबंधबोधक अवयव के भेद हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंधबोधक अवयव के भेद हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंधबोधक अवयव के कितने भेद रहते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार संबंधबोधक अवयव के 2 भेद रहते हैं, मूल और यौगिक। मूल और यौगिक। मूल जो है वो नाम मात्र के हैं, मूल जो है वो नाम मात्र के हैं, और जो यौगिक हैं, यौगिक संबंधबोधक अवयव, यौगिक संबंधबोधक अवयव किससे बनते हैं? संज्ञा से 1 नंबर, 2 नंबर विशेषण से 3 नंबर, क्रिया से 4 नंबर। क्रिया विशेषण से, इन 4 से संबंधबोधक यौगिक संबंधबोधक अवयव बनते हैं। आप ध्यान लगा लेना कि व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अवयव के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर तो बहुत सारे भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 2 ही भेद होते हैं, मूल और यौगिक। मूल जो संबंधबोधक अवयव है उनकी संख्या बहुत ही कम है, और जो व्युत्पत्ति यौगिक संबंधबोधक अवयव हैं वो किससे बनते हैं? संज्ञा से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं, और क्रिया से बनते हैं, और क्रिया विशेषण से बनते हैं। प्रश्न संख्या 8, सामने, भीतर, निकट, यहां, बीच, रूबरू, आगे, पीछे इत्यादि उदाहरण किस संबंधबोधक अवयव से संबंधित हैं? आदि उदाहरण किस संबंधबोधक अवयव से? सामने, भीतर, निकट, यहां, बीच, रूबरू, आगे, पीछे इत्यादि उदाहरण किस संबंधबोधक अवयव से है? ए, बै, से या फिर दे, ए, बै, से या फिर दे। उत्तर रहेगा से। स्थानवाचक, क्योंकि विरोधवाचक यहां नहीं है। विरोधवाचक में क्या होता है? उल्टे, विपरीत, विरुद्ध, ये सारे विरोधवाचक में होते हैं। क्रिया विशेषण की तो बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। फिर आता है कालबोधक, कालबोधक भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहां, मतलब स्थान बताया जा रहा है। किसमें? सामने बैठा है, के सामने बैठा है, तो सामने बैठा है। अब देखो जैसे फिर वही बात आ गई कि सामने बैठा है, सामने बैठा है, तो यहां क्या है? क्रिया विशेषण है। यहां जो सामने है वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहां क्रिया विशेषण होगा। लेकिन अगर हम कहें कि अजय के सामने बैठा है, अब अजय के सामने बैठा है, तो यहां क्या हो गया? ये संबंधबोधक, स्थानबोधक संबंधबोधक अवयव हो गया। कौन सा हो गया? स्थानबोधक संबंधबोधक अवयव हो गया। इसी तरह विजय संजय के रूबरू है, तो संजय के रूबरू है। विभक्ति का की, के, ठीक है ना, रा, री, रे आदि विभक्ति का जैसे ही प्रयोग होगा तो वहां संबंधबोधक अवयव होगा। फिर आता है मैं परीक्षा उपरांत खेलने आऊंगा। रेखांकित पद में संबंधबोधक अवयव है ए, बै, से या फिर दे, ए, बै, से या फिर दे। मैं परीक्षा उपरांत,
मैं परीक्षा उपरांत खेलने आऊंगा, तो कौन सा है? कालवाचक। कौन सा है? कालवाचक संबंधबोधक अवयव। कालवाचक संबंधबोधक अवयव। अब कैसे है? जो उपरांत है वो क्या है? कालवाचक संबंधबोधक। मैं परीक्षा उपरांत, मतलब परीक्षा उपरांत भी हो सकता है, परीक्षा के उपरांत। यहां के जो विभक्ति है वो लुप्त है। मैं परीक्षा के उपरांत खेलने आऊंगा। तो इस तरह से कुछ जगह विभक्ति लुप्त भी रहती है कि मैं परीक्षा के उपरांत खेलने आऊंगा। तो इसका संबंध, उपरांत का जो संबंध है वो किससे बतलाया जा रहा है? परीक्षा से बतलाया जा रहा है कि मैं परीक्षा के उपरांत खेलने आऊंगा। ठीक है ना? खेलने के साथ इसका संबंध नहीं बताया जा रहा। अगर खेलने के साथ बताया जा रहा होता तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10, होली के पहले गया था। होली के पहले गया था। पहले, होली के पहले गया था, रेखांकित पद में संबंधबोधक अवयव है। होली के पहले गया था, रेखांकित पद में संबंधबोधक अवयव है। ठीक है, रेखांकित पद में संबंधबोधक अवयव, संबंधबोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, कालवाचक अवयव और कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें? कालवाचक। कौन सा है? कालवाचक। अब आप कहेंगे कि कालवाचक कैसे है? तो होली के पहले गया था। ठीक है, अब संबंधबोधक भी है ये। अब संबंधबोधक का ही एक भेद है कालवाचक, तो उसके अंतर्गत ये है आ जाता है। क्योंकि जब कोई बड़ा बिंदु होता है तो उसके अंदर की बात जब पूछ ली जाती है तो फिर अंदर वाले ही बताई जाती है। तो यह किसके अंदर? के पहले। तो कालवाचक के अंतर्गत कौन से आएंगे? कालवाचक में आएंगे आगे, पहले, पीछे, आगे, पहले, पीछे, उपरांत, ये सारे किस में आते हैं? कालवाचक संबंधबोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसका भेद है? कालवाचक संबंधबोधक अवयव। कालवाचक संबंधबोधक अवयव का भेद है। होली के पहले, होली के पहले, ये काल अर्थात समय बता रहा है, स्थान नहीं बता रहा। अगर ऐसा कहा जाए कि या ये मान ले कि रमेश पहले आएगा, रमेश पहले आएगा, तो पहले आने की क्रिया कब होगी? पहले। आने की क्रिया कब होगी? पहले। तो ये कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और होली के पहले के संबंधवाचक का प्रयोग होते ही यह संबंधबोधक अवयव हो जाएगा। वह मेरे घर के सामने रहता है, रेखांकित पद में, वह मेरे घर के सामने, वह मेरे घर के सामने रहता है, रेखांकित पद में अव्यय है। कौन सा अव्यय है सामने में? सामने क्या है? पहली बात तो क्या है? कुछ बातें ध्यान रखो कि ये क्या है? अव्यय है या अविकारी शब्द है। अब ये कौन सा अविकारी शब्द है? ए, ब, से या फिर दे? कौन सा अविकारी शब्द है? यहां अविकारी शब्द पूछा गया है, न कि संबंधबोधक के बारे में बताया गया है। तो कौन सा अविकारी शब्द हो सकता है? वह मेरे घर के सामने। पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप लोग के देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह कौन सा है? संबंधबोधक अवयव है। कौन सा अवयव है? संबंध बोधक अवयव है। कौन सा है? संबंधबोधक अवयव है। अब संबंधबोधक अवयव में कौन सा? कालवाचक है। अब उसके अंतर्गत आ जाएगा कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, या विनिमयवाचक है, या दिशावाचक। अब देखो, वह मेरे घर के सामने, के सामने रहता है, रहता है, इसमें कहीं समय की बात हुई है? नहीं हुई, तो कालवाचक तो नहीं है। स्थान की बात हुई है? बिल्कुल, के सामने रहता है, स्थान की बात हुई है। सामने रहता है, रहता मतलब रहना, तो रहना मतलब स्थान की बात हुई है, उस जगह पर रहता है, तो ये स्थानवाचक को हम एक बार छोड़ देते हैं। विनिमयवाचक, यहां कोई वस्तु विनिमय की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है दिशावाचक। क्या दिशा की बात हो रही है? दिशा में क्या आता है? की ओर, की तरफ, उस ओर, उस तरफ, ठीक है ना, चारों ओर, की चारों ओर, इस तरह से आता है, तो ये भी नहीं है, तो दिशावाचक भी नहीं है। तो पीछे कौन सा बचा? स्थानवाचक। तो कौन सा रहेगा?
स्थानवाचक संबंधबोधक अवयव। कौन सा है? स्थानवाचक संबंधबोधक अवयव ये है। और यहां अगर सिद्ध आ जाता वह सामने रहता है, वह सामने रहता है, तो सीधा सामने आता तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। राजेश मेरे यहां रहता है, राजेश मेरे यहां रहता है, यहां राजेश मेरे यहां रहता है, राजेश मेरे यहां रहता है। रेखांकित पद में अवयव है, राजेश मेरे यहां रहता है, राजेश मेरे यहां रहता है। रेखांकित पद में अवयव है ए, बै, से या फिर दे। तो कौन सा सीधा सीधा दिख रहा है? स्थानवाचक। कौन सा रहेगा? बै। स्थानवाचक। न तो यहां विषय की बात है, ना यहां विरोध की बात है, ना यहां दिशा की बात है। मेरे यहां रहता है तो रहने की बात क्या? दिशावाचक। कोई समस्या, स्थानवाचक कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 13 क्या है? प्रश्न संख्या 13 पंजाब की ओर जाना पड़ेगा। रेखांकित पद में और पंजाब की ओर जाना पड़ेगा। रेखांकित पद में अवयव है दिशावाचक, स्थानवाचक, विरोधवाचक। अब देखो विरोधवाचक, विरोधवाचक तो बिल्कुल नहीं है। पंजाब की ओर जाना पड़ेगा, इसमें विरोध कौन सा है? कोई विरोध नहीं है, तो विरोधवाचक को काट दो पहले। साधनवाचक, तो साधनवाचक भी क्या है? किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा नहीं है, साधनवाचक भी बिल्कुल नहीं है। अब आता है दिशावाचक और स्थानवाचक। अब दिशावाचक भी है और स्थानवाचक भी है। कैसे है? स्थान की बात और दिशा की बात करते हैं। पंजाब की ओर जाना पड़ेगा, पंजाब की ओर मतलब दिशा, इशारा जिस तरफ होगा उस तरफ दिशा का प्रयोग कीजिए। तो ए उत्तर रहेगा, स्थानवाचक भी नहीं है तो दिशावाचक। इस तरह से जो गलत है उसको पहले काट दीजिए और फिर जो शेष रहते हैं उनका तुलना करके और उनको फिर करने का प्रयास कीजिए। फिर आता है प्रश्न संख्या 14। क्या है प्रश्न संख्या 14? महक ने पेन द्वारा पत्र लिखा, महक ने पेन द्वारा पत्र लिखा। रेखांकित पद में अवयव है महक ने पेन द्वारा पत्र लिखा। द्वारा कालवाचक, साधनवाचक, व्यतिरेकवाचक या दिशावाचक। कालवाचक, साधनवाचक या फिर कालवाचक। महक ने पेन द्वारा पत्र लिखा, यहां कोई समय की बात नहीं हो रही है कि महक ने आज पत्र लिखा। महक ने आज पत्र लिखा तो आज, कल, कब, जब, तब, यहां, वहां, कब, तब, यहां वहां, यहां वहां स्थानवाचक में रहता है। कब, तब आदि जो है तो वो समयवाचक में रहता है, तो कालवाचक नहीं है। साधनवाचक हो सकता है क्योंकि पेन के द्वारा साधन की बात हो रही है। व्यतिरेकवाचक भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, की और, उस और, वो भी नहीं है। तो पीछे कौन सा बचा है? साधनवाचक। तो साधनवाचक क्या रहेगा? साधनवाचक। अब आता है प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? भीम दुर्योधन से आगे निकल गया, भीम दुर्योधन से आगे निकल गया। भीम दुर्योधन से आगे निकल गया। रेखांकित पद में अवयव है ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, रेखांकित पद कौन सा है? आगे से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भीम दुर्योधन से आगे निकल गया, भीम दुर्योधन से आगे निकल गया। काल कोई समय की बात हो रही है? नहीं हो रही। संग्रह की, कोई संग्रह की बात हो रही है कि बहुत बड़ा कोई संग्रह किया गया हो? नहीं हो रही। तुलना की हो रही है भीम और दुर्योधन की तुलना हो रही हो सकता है। दिशावाचक, दिशा तो नहीं है तो कौन सा रहा? तुलनावाचक। बड़ा ही आसान है, भीम दुर्योधन से आगे निकल गया। आप लोगों ने क्या करना है कि इसी प्रकार उदाहरणों का प्रयोग भी आप कर सकते हो और इन उदाहरणों को, हालांकि व्याकरण में याद करने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हमें रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो अगर कहीं समस्या नजर आए और समझ में नहीं आता हो तो आप कुछ उदाहरणों को भी याद रख सकते हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि उदाहरण भी रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, तो उन उदाहरणों के माध्यम से कोई नया उदाहरण आता है तो आप उसको समझ सकते हैं।
भी किसी एक उदाहरण को आप समझ लेते हो, उससे संबंधित, जैसे मैंने कहा कि भीम दुर्योधन से आगे निकल गया, तो यहां क्या है, भीम और दुर्योधन की तुलना की जा रही है, तो तुलनावाचक संबंधबोधक अवयव है। यहां कौन सा है, तुलनावाचक संबंधबोधक अवयव है। अब इसी प्रकार का और कोई वाक्य होगा कि संजय अजय से आगे निकल गया, संजय अजय से आगे निकल गया, या फिर इसी प्रकार का विजय अजय से आगे निकल गया। तो इस प्रकार के जो क्या नाम तुलनावाचक रहेंगे, इस प्रकार के जो रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, तुलनावाचक रहेंगे। फिर आता है विज्ञान धर्म के विपरीत है, विज्ञान धर्म के विपरीत है। विपरीत रेखांकित पद में अवयव है विरोधवाचक, साधनवाचक, विषयवाचक या दिशावाचक। अब देखिए विरोधवाचक, विज्ञान धर्म के विपरीत है, विपरीत उल्टे विरुद्ध, विपरीत विरुद्ध उल्टे, तो क्या लग रहा है, विरोध लग रहा है, विरोध हो सकता है। साधनवाचक, कोई साधन बताया गया के द्वारा, के माध्यम, ठीक है, तो इस तरह से कोई साधन बताया गया, नहीं बताया गया, साधन कोई नहीं बताया गया। साधन से तात्पर्य किसी प्रकार का कोई साधन जो है वो नहीं बताया गया है, तो साधनवाचक भी नहीं हो सकता। विषयवाचक, कोई विषय बताया गया है तो वो भी नहीं बताया गया, विषयवाचक भी नहीं। दिशा बताई गई नहीं, तो कौन सा, विरोधवाचक रहेगा। विरोध विज्ञान धर्म के विपरीत है। प्रश्न संख्या 17, बाल्टी भर पानी पौधों में डाल दीजिए। भर रेखांकित पद में अवयव है, बाल्टी भर, तो भर में कौन सा अवयव है, जो भर है वो कौन सा अवयव है। बाल्टी भर पानी पौधों में डाल दीजिए, ठीक है। कालवाचक, क्या भर कालवाचक हो सकता है, नहीं हो सकता, कालवाचक बिल्कुल नहीं हो सकता। कालवाचक में क्या रहता है, आगे पीछे, पहले, उपरांत, लगभग, पश्चात, पूर्व, ये सारे रहते हैं। संबंधबोधक अवयव में जो कालवाचक रहता है उसमें आगे पीछे, पहले, उपरांत, पश्चात, उपरांत, पूर्व, ये सारे शब्द रहते हैं। क्या स्थानवाचक है, स्थानवाचक भी नहीं है, क्योंकि संबंधबोधक अवयव में जो स्थानवाचक रहता है उसमें भी आगे पीछे, ऊपर नीचे, पहले, निकट, समीप, ये सारे रहते हैं। उसके बाद आता है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर संग्रह बताया गया, बाल्टी भर, बाल्टी को भर के भरना मतलब पानी का संग्रह करना, ये हो सकता है। दिशावाचक, इसमें कोई दिशा बताई गई है, नहीं बताई गई, तो काट दीजिए, बस बड़ा आसानी से मिल गया। हालांकि हमें संग्रहवाचक के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन हमें यह तो ध्यान है कि ये कालवाचक नहीं है, ये स्थानवाचक भी नहीं है, ये दिशावाचक भी नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा है, संग्रहवाचक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑप्शन के बारे में, विकल्प के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन हमें अन्य विकल्प के बारे में पता रहता है कि वो विकल्प नहीं है। अब वो नहीं है तो जो बचा हुआ है फिर उत्तर वही रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। यह टेस्ट जो था, यह टेस्ट 7 था, इसके बाद टेस्ट 8 होगा, इसके बाद टेस्ट लगातार चलेंगे। आप देख सकते हैं साथ साथ में अब कोशिश भी की जाएगी कि पीडीएफ की भी कोशिश की जाएगी। 100% पीडीएफ भी भेजने का, जस्ट 1 फरवरी से तो 100% आपको पीडीएफ भेजनी प्रारंभ कर देंगे। उसके अलावा अभी 60 प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं कि हिंदी के जो संपूर्ण प्रश्न है, मॉडल प्रश्न पत्र, वो भी प्रारंभ कर रहे हैं। जल्दी वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट विषय वाइज या बिंदुवार जो टेस्ट है ये भी चलते रहेंगे और मॉडल प्रश्न पत्र भी साथ साथ में प्रारंभ आपके कर दिए जाएंगे। तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले चैनल को, और दूसरा लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।